अनुसंधान पुनः खोजना है। फिर नई लाइन से लिखिए, किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से खोजने की कला को अनुसंधान कहते हैं। कंप्लीट हो गया सेंटेंस। फिर नई लाइन से लिखिए, नई लाइन से लिखिए, शोध, शोध यानी अनुसंधान, इसको चाहे शोध कह लो, चाहे अनुसंधान कह लो, चाहे रिसर्च कह लो। शोध उस प्रक्रिया का अथवा कार्य का नाम है। प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसके नहीं, जिसमें लिखो, जिसमें बोधपूर्वक तथ्यों का संकलन कर, तथ्यों मतलब आंकड़ा, आंकड़ा को समग्र भी कहते हैं, प्रदत्त भी कहते हैं और इसी को डेटा भी कहते हैं। आ गई बात समझ में? तथ्यों का मतलब हो गया डेटा, आंकड़ा, समग्र, ठीक। और एक नाम इनको और बोला जाता है दत्त या प्रदत्तों। कहीं कहीं पढ़ोगे आप आगे जाके कि प्रदत्तों के संकलन की विधियां बताइए, तो वहां पेपर में ये मत ढूंढना कि हमने तो पढ़ा है डाटा संकलन की विधियां बताइए। अब इसमें दे दिया इन्होंने प्रदत्तों के संकलन की विधियां बताइए। तो चाहे प्रदत्तों का संकलन आए, चाहे दत्तों का संकलन आए, चाहे डाटा कलेक्शन आए, चाहे आपका तथ्यों के संकलन की विधियां लिखकर आए, बात एक ही है। तो क्या बोला सेंटेंस हमने? शोध पूर्वक तथ्यों का, जिसमें बोधपूर्वक, बोध का मतलब है समझ के साथ, तथ्यों का संकलन कर व्यवस्थित व सावधानी पूर्वक सूक्ष्म बुद्धि से तथ्यों का संकलन, सूक्ष्म बुद्धि से तथ्यों का अवलोकन, संकलन नहीं अवलोकन लिखिए। सावधानी पूर्वक सूक्ष्म बुद्धि से तथ्यों का अवलोकन कर नए तथ्यों या सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है। अब इसमें परिभाषा लिख लीजिए। पहली डेफिनेशन लिखिए, डॉक्टर C.R. कोठारी के अनुसार, डॉक्टर C.R. कोठारी के अनुसार C.R. कोठारी के अनुसार
अनुसंधान पद से तात्पर्य अनुसंधान पद से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान की जाती है। जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान की जाती है। परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। कामा लगाते हुए चलेंगे, पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। समस्या की पहचान की जाती है, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। कॉमा लगा दीजिए। तथ्य तथा प्रदत्तों, तथ्य तथा प्रदत्तों का संकलन किया जाता है तथा संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित होता है। जिसकी अभिव्यक्ति समस्या का समाधान अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यीकृत आधार के रूप में सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में दिखाई देता है। अगली परिभाषा लिखिए। रैडमैन एंड मोरी, लिख लोगे? रैडमैन एंड मोरी ने अपनी पुस्तक द रोमांस ऑफ रिसर्च पुस्तक का नाम है द रोमांस ऑफ रिसर्च। अगर इंग्लिश की स्पेलिंग में दिक्कत हो तो इंग्लिश को हिंदी में भी लिखा जा सकता है। द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध की परिभाषा इस प्रकार दी। डैश लगा के छोड़ दीजिए, वहां से परिभाषा लिखिए नई लाइन से। की परिभाषा इस प्रकार दी, डैश लगा के छोड़ दीजिए, फिर परिभाषा लिखिए। परिभाषा हमेशा इन्वेंटेड कॉमाज में ही लिखी जाती हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयास का नाम अनुसंधान है। दूसरी परिभाषा लिखिए।
लुंड वर्ग के अनुसार, लुंड वर्ग और दूसरा नाम इसमें आता है थियोडर्सन एवं थियोडर्सन, दोनों ने एक ही परिभाषा दी है, मिलती जुलती, ठीक है। तो चाहे थियोडर्सन के नाम से आ जाए परिभाषा आपको एग्जाम में लिखने को, या लुंड वर्ग के नाम से लिखें, कोई फर्क नहीं है, ठीक। लिखिए, अवलोकित सामग्री का, अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, कॉमा लगा दीजिए, सारणीकरण, सारणीकरण नहीं लिखिए, साधारणीकरण, सामान्यकरण लिखा है क्या पहले? अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, फिर लिखिए साधारणीकरण, मतलब जनरलाइज करना, एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति ही शोध है। पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति ही शोध है। यह परिभाषा दो व्यक्तियों के नामों से जानी जाती है, लुंडबर्ग और थियोडर्सन एवं थियोडर्सन। व्यवस्थित पद्धति ही शोध है। अगली परिभाषा लिखिए, कार्लिंगर महोदय के अनुसार, कार्लिंगर महोदय के अनुसार वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों की खोज हेतु, घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों की खोज हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का मतलब है हाइपोथेसिस। परिकल्पना को परिकल्पना भी कहा जाता है, उपकल्पना भी कहा जाता है, हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, आनुभविक तथा आलोचनात्मक अनुसंधान है। परिभाषा कंप्लीट हो गई। लास्ट परिभाषा लिखिए, एडवांस्ड लर्नर, एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश।
ये एक शब्दकोश है और इस शब्दकोश के अनुसार शोध की क्या परिभाषा है वो लिख लीजिए। किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। तो शोध समझ में आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली विशेषता लिखिए वस्तुनिष्ठता। सबसे पहली विशेषता क्या आएगी? वस्तुनिष्ठता। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सभी लोग जानते हैं? कहते हैं पेपर कैसा है? वस्तुनिष्ठ है। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविटी। ठीक। दूसरी विशेषता, अब ये ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है, ये आप जो लोग बैठे हुए हैं जो 5th सेमेस्टर वाले हैं, उनमें ये पार्ट आपको बहुत बढ़िया करके मिलेगा। और MA फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये खूब है पेपर कि वस्तुनिष्ठता बनाम व्यक्तिनिष्ठता। ठीक। तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि जिस पद्धति का प्रयोग करके जिस समय एवं परिस्थिति में जो परिणाम मैंने प्राप्त किया, उन्हीं परिस्थितियों में उन्हीं पद्धतियों का प्रयोग करके यदि कोई और व्यक्ति वही परिणाम प्राप्त करता है तो उसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक नियम बना दिया है, अगर आप उस नियम से कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई नई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो आंसर मैंने दिया है या जो परिणाम मुझे मिला है वही परिणाम आपको मिलेगा। या आपके अलावा कोई और व्यक्ति भी उसका प्रयोग करे, मतलब कितने भी व्यक्ति उस एक नियम के आधार पर उसका परीक्षण करें तो उनको बार बार वही परिणाम मिले, अर्थात उसके परिणामों में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता। आगे बात समझ में? फिर दूसरा आएगा निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता नेट JRF वाले इन प्रश्नों को ध्यान रखें, इन बिंदुओं के लिए। निश्चयात्मकता क्या होता है? डेफिनिटनेस। निश्चयात्मकता की इंग्लिश क्या होती है? डेफिनिटनेस। डेफिनिटनेस इसका मीन्स ये है कि हम जो भी पद्धति का यूज कर रहे हैं, जिस भी मेथड का हम यूज कर रहे हैं, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। यानी उस
तकनीक का जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं, जो भी सिस्टम आप प्रयोग कर रहे हैं, जो भी नियम आप प्रयोग कर रहे हैं, उस नियम में क्या होनी चाहिए? निश्चितता होनी चाहिए, अनिश्चितता की स्थिति पैदा ना हो। तीसरी विशेषता है आपके शोध की विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता का मतलब क्या है? देखिए, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब कोई भी मेथड बार बार एक ही परिणाम दे, आप किसी एक मेथड का प्रयोग बार बार कर रहे हैं और जब वही परिणाम निकल कर आता है तो क्या होता है? आपकी विश्वसनीयता बरकरार रहती है। लेकिन अगर आप एक ही मेथड का प्रयोग कर रहे हैं और आपके परिणाम जो है वो हर बार डिफरेंट आ रहे हैं तो वहाँ विश्वसनीयता नहीं रहती। इसलिए शोध की सबसे बड़ी विशेषता है कि पहले तो वह वस्तुनिष्ठ हो, दूसरा कैसा हो? डेफिनेटनेस हो, उसमें निश्चयात्मक प्रवृत्ति का हो, और तीसरी विशेषता है उसमें रिलायबिलिटी का अभाव हो, अर्थात शोध कैसा हो? हमारा विश्वसनीय हो। हम कितनी भी बार उसका परीक्षण कर लें लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए, तो वो कहलाता है विश्वसनीयता। और विश्वसनीयता कब उत्पन्न होती है? जब हमारा अध्ययन कैसा होगा? वस्तुनिष्ठ होगा। आगे बात समझ में? चौथा पॉइंट आता है वैधता। अनुसंधान कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। वैध का मतलब है वैलिड होना चाहिए, वैलिडेशन। वैलिडेशन से मतलब क्या है? मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, जब रिचार्ज खत्म होने पे होता है तो क्या होता है? कॉल नहीं जाती तो वो क्या बोलता है? आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। ऐसे ही यहाँ है कि अगर आपका अनुसंधान वैधता में वस्तुनिष्ठता का भी भाव है, उसमें निश्चयात्मकता भी है, और अनुसंधान आप जो कर रहे हैं वो कैसा? विश्वसनीय भी है, तभी उसको वैध माना जाएगा। आगे बात समझ में? तो वैधता का आधार क्या है? वैधता का आधार आपका वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता और विश्वसनीयता। अगर हमारे अनुसंधान में ये सारे गुण हैं तभी हमारा अनुसंधान कैसा माना जाएगा? वैध माना जाएगा, तभी उसको वैधता मिलेगी। आप देखिए, वैधता यहाँ दो टाइप की होती है, इसको लिख लीजिए कि एक होती है आंतरिक, आंतरिक वैधता, इसको बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटी, और एक होती है बाह्य वैधता। इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल वैलिडिटी। दोनों का इंग्लिश नेम लिखना चाहो तो लिख लो, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये क्या है? वैधता के दो प्रकार हैं। अब इन दोनों प्रकारों को आप देखिए, रिसर्च में अपना रोल कहाँ प्ले करते हैं। ये आंतरिक और बाह्य वैधता क्या होती है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, हमने अभी क्या बताया? जब अनुसंधान हमारा कैसा होगा? विश्वसनीय होगा। जब अनुसंधान में क्या होगी? रिलायबिलिटी होगी, विश्वसनीयता होगी, तब हमारी जो बाह्य वैधता है वो कैसी होगी? आंतरिक वैधता होगी, इंटरनल वैलिडिटी होगी। अगर हमारा रिसर्च कैसा है? रिलायबल है, विश्वसनीय है,
तब उसमें किस प्रकार की वैलिडिटी पाई जाएगी? इंटरनल वैलिडिटी पाई जाएगी। और यदि हमारा अनुसंधान कैसा है? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिविटी से परिपूर्ण है, यानी वस्तुनिष्ठता उसमें है। अगर हमारे अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का गुण है तो उसमें कौन सी वैलिडिटी पाई जाएगी? एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये चीज ध्यान रखना, नोट कराने की जरूरत तो नहीं है, बस ये नाम लिख लेना कि इंटरनल वैलिडिटी क्या है और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है। इंटरनल के आगे लिख लेना रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, और एक्सटर्नल के आगे लिख लेना ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। इसका मतलब इंटरनल वैलिडिटी का संबंध किससे है? रिलायबिलिटी से है, विश्वसनीयता से। और एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब किससे है? संबंध ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता से। ठीक, अगला पॉइंट आता है आपका इसके बाद 5वां, वास्तविक हो, यथार्थता। अनुसंधान कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए, अर्थात अनुसंधान में एक्यूरेसी होनी चाहिए। यथार्थता का मतलब मीन्स इंग्लिश में क्या होगा? एक्यूरेसी। अब आ गया होगा ठीक से समझ में। एक्यूरेसी क्या है? यथार्थता, यानी जो भी परिणाम हमारे हों वो कैसे हों? एक्यूरेट हों, यथार्थ हों, वास्तविक हों, उनमें हेर फेर की कोई गुंजाइश ना हो। और छठा बिंदु लिखिए, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन। अब तक हमने जो अनुसंधान की विशेषताएं बताई, उसके जो परिणाम हैं, जो निष्कर्ष हैं, वो किसके आधार पर प्राप्त किए जाने चाहिए? जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा के जनरलाइजेशन के आधार पर। अर्थात जो हमारा रिसर्च वर्क है वो कैसा हो? सामान्यीकरण करने वाला हो। यानी हमने जो सिद्धांतों की स्थापना की वो किसके द्वारा की? सामान्यीकरण। ठीक, हमारा रिसर्च कैसा होना चाहिए? सामान्यीकरण के गुण वाला होना चाहिए। यानी जो भी रिसर्च कार्य हम करें, जो भी नियम बनाएं, उससे हम किसी भी कुछ सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचे। तो रिसर्च में हमारा कैसा भाव होना चाहिए? सामान्यीकरण का, एक्यूरेसी का। वही कोने में डाल दो सीट उधर। इसके बाद आता है 7वां पॉइंट, कार्य कारण संबंधों की महत्ता। कार्य कारण संबंध, कार्य कारण संबंध, कॉजल काज रिलेशन, ये बहुत आता है। कॉजल काज रिलेशन, RELATION, कॉजल काज रिलेशन, कार्य कारण संबंध। इसको हम और आप कैसे समझेंगे? कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध का मतलब क्या है? कि हम जिस घटना पर शोध कर रहे हैं, हमारे शोध का जो विषय है उसमें जो फैक्टर हमें मिले, जो भी वेरिएबल्स हमें मिल रहे हैं, वेरिएबल्स का मीन्स होता है चर। तो जो फैक्टर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनमें क्या होना चाहिए? कार्य कारण संबंध होना चाहिए। और उसके आधार पर हम अपने रिसर्च की कारणात्मक व्याख्या कर सकें। यानी शोध हमारा कैसा हो? शोध हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम फैक्टर और वेरिएबल्स के
कॉजल काज रिलेशन के आधार पर अपने रिसर्च की कारणात्मक व्याख्या कर सकें। अर्थात हम जो भी बताएं वो कारण के साथ बताएं, जो भी एक्सप्लेन करें उसके पीछे कारण होना चाहिए और उस कारण को प्रभाव में लाने वाला कारक, यानी कारण और कारक दोनों की व्याख्या कर सकें, उसको हम कहते हैं काजल काज रिलेशन, कार्य कारण संबंध, या इसको हम कहते हैं कार्यात्मक व्याख्या। और 8वां बिंदु होता है चक्रीय प्रक्रिया। अनुसंधान कैसा होना चाहिए? चक्रीय प्रक्रिया वाला होना चाहिए। अर्थात मैं अनुसंधान करूं, मैं रिसर्च करूं, मेरे अलावा आप रिसर्च करें या ये रिसर्च करें, कोई भी व्यक्ति अगर रिसर्च कार्य कर रहा है तो उसको उसी सीढ़ी से होकर जाना पड़ेगा जिस सीढ़ी से होकर मैंने रिसर्च किया है। आगे बात समझ में? तो अनुसंधान क्या है? अनुसंधान चक्रीय प्रक्रिया का अनुसरण करता हो। अर्थात जब हम अनुसंधान कार्य शुरू करते हैं जहां से, और जब हमारा अनुसंधान कार्य पूर्ण हो जाता है तो फिर हम उसी बिंदु पर आ जाते हैं जहां से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब है अनुसंधान कार्य कैसा होना चाहिए? रिसर्च हमारा जहां से शुरू हुए उसका अंत वहीं से होना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे अनुसंधान हमारा कैसा है? चक्रीय है। बिंदु क्या है? तार्किकता। तार्किकता की इंग्लिश क्या होती है? लॉजिकल होता है। तार्किकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉजिकल ही कहते हैं। और ये तार्किकता क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। तार्किकता कैसी होती है? 2 प्रकार की। तार्किकता का मतलब है तर्क। तार्किकता का किससे अर्थ लगाते हैं? तर्क से। यानी कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, उसके पीछे जो हम तर्क दे रहे हैं उसको कहते हैं तार्किकता, तर्क करने की क्षमता। ठीक। अब ये तार्किकता 2 प्रकार की होती है, दोनों प्रकार लिख लो। इसके कितने प्रकार होते हैं? 2। एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो पहला हो गया आगमनात्मक, और दूसरा हो गया निगमनात्मक। आगमनात्मक को हम बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव। और इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव। अब यहां पर चाहे बच्चा 5th सेमेस्टर का हो, चाहे एमए 1st सेमेस्टर का हो, चाहे रिसर्च का हो, चाहे कोई व्यक्ति नेट या जेआरएफ कर रहा हो, प्रिपरेशन कर रहा हो, ये आगमनात्मक और निगमनात्मक तत्व दोनों फैक्टर बहुत पूछे जाते हैं। पीजी का और पीजी और यूजी कक्षाओं में तो इन पर पूरा एक प्रश्न बनता है। आप अपने सिलेबस में देखेंगे पेपर में तो प्रश्न लिखा होगा, पूरा विस्तृत प्रश्न। आगमनात्मक तर्क किसे कहते हैं? आगमनात्मक विधि क्या है? इसके प्रतिपादक कौन है? इसको समझाइए। तो ये जो इंडक्टिव मेथड है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? लिख लो, अरस्तु ने। आगमनात्मक तर्क का प्रतिपादन किसने किया? अरस्तु ने। और निगमनात्मक तर्क का प्रतिपादन किसने किया? प्लेटो ने। अब इसे ध्यान कैसे रखोगे? आगमनात्मक, आगमनात्मक में क्या आ रहा है? आ। तो अरस्तु में भी आ। तो ऐसे करके याद रख लेना, आगमनात्मक अरस्तु और निगमनात्मक जो रह गया वो प्लेटो। 2 ही नाम बताए हैं, एक का अरस्तु और एक का प्लेटो। जिसमें आ रहा है उसको अरस्तु कर देना, बाकी नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लेटो कर देना दूसरे का।
अब ये होता क्या है, इसमें है क्या मतलब इसका, ये समझ लो। तो ये जो आगमनात्मक तर्क होता है, सभी बच्चे समझ लें इसको। आगमनात्मक तर्क में हम क्या करते हैं, स्पेशल से जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी जनरलाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया, विशिष्ट से सामान्य। यहां पर हम किसका अध्ययन करेंगे, विशिष्ट घटनाओं को लेंगे और उसके आधार पर हम घटनाओं का क्या कर देंगे, सामान्यीकरण कर देंगे। घटनाओं का क्या करेंगे, विशिष्ट घटना को हम पकड़ेंगे और क्या करेंगे, उसका सामान्यीकरण कर देंगे। कैसे, जैसे हम आपको मैथ का कोई सवाल बताना चाहते हैं तो हम क्या करें, हम कोई फार्मूला लिख दें उसका पहले, है, और उस फार्मूले के आधार पर हम बताते जाएं कि इस फार्मूले का प्रयोग आपको कहाँ करना है, पूरा सवाल हम व्याख्या कर दें। पहले हम फार्मूला लिख दें, फिर हम उसकी व्याख्या करके उस फार्मूले का प्रयोग करना सिखा दें आपको, तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक टू जनरल। अरस्तु ने, ये होता क्या है, इसमें हम स्पेशल से किसकी तरफ चलते हैं, जनरल की तरफ। यानी कोई विशिष्ट सूत्र, फार्मूला, कोई विशेष चीज को हम पकड़ते हैं और फिर उसका क्या कर देते हैं, जनरलाइजेशन कर देते हैं। विशेष का क्या है, जैसे मान लीजिए हमने किसको पकड़ा, दशमलव ले लिया सीधे, अब हम उस पर डट गए कि दशमलव आया कहां से, इसको जन्म किसने दिया, ये तो हो गया विशिष्ट से जनरलाइज। लेकिन अगर हम इसकी शुरुआत करें कि दशमलव इन्होंने दिया, फिर ये यहां से यहां पहुंचा, इसका ये प्रयोग होता है, तो वो हो गया हमारा सामान्य से विशिष्ट। आगे बात समझ में, कि जिसमें फार्मूला पहले लिख दिया जाए और फिर उसका प्रयोग जो है उसकी व्याख्या करके बताया जाए, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल या जनरलाइजेशन। और ये निगमनात्मक तर्क जो है वो प्लेटो ने दिया, ये इसका उल्टा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जनरलाइज टू स्पेसिफिक, जनरलाइज टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक, इसका मीन्स क्या हो गया, जनरलाइज टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम पूरा सवाल हल कराएंगे आपको, फिर उसका आंसर देने के लिए हम कुछ फार्मूले का प्रयोग करेंगे। आगे बात समझ आता है कि ये किस फार्मूले के आधार पर ये सवाल हमने हल किया है, वो तो हो गया निगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। लेकिन जो आगमनात्मक मेथड है, जो आगमनात्मक तर्क है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर उसका प्रयोग सीखते हैं। तो वो हो गया स्पेशल से जनरल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और निगमनात्मक तर्क हो गया सामान्य से विशिष्ट की ओर। और इसका लास्ट पॉइंट लिख लीजिए और फिर इस क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक, 10वां पॉइंट ये चल क्या रहा है, ये शोध की विशेषताएं चल रही हैं, रिसर्च की विशेषताएं। 10वें पॉइंट में लिखिए अनुभवात्मक, अनुभवात्मक, अनुभवात्मक संरचना पर आधारित। अर्थात हम जो रिसर्च कार्य कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, अनुभवों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। जो हमारा रिसर्च है वो किस पर आधारित होना चाहिए, अनुभवों पर, अर्थात एम्पिरिकल। अनुभवों का मतलब क्या होता है, एम्पिरिकल स्ट्रक्चर, यानी जो हमारी रिसर्च है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, अनुभवों के आधार पर होनी चाहिए। ये नहीं कि मन में आया वो कर दिया, नहीं, उसके लिए हमें पहले पूर्व में जो अनुभव हैं उनको उसमें समाहित करना चाहिए। तो जो हमारा रिसर्च है उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, अनुभवात्मक होनी चाहिए। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही, लेकिन अगली जो कक्षा होगी उसमें आ जाएंगी रिसर्च की नेचर क्या है वो बताया जाएगा,
और रिसर्च के उद्देश्य क्या हैं और रिसर्च के स्टेप क्या हैं।